तो जो आखिरी क्लास हम लोगों ने की थी उसमें पिस्टन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। बैरोमीटर सबसे आखिरी में लेंगे, पहले जो तुम लोगों का KTG है उसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को पहले एंड में ले आते हैं, फिर बैरोमीटर को छेड़ेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऐसा नहीं है कि तुम लोग कोई पहली बार सुन रहे हो, इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों ने फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स यानी कि KTG पढ़कर रखा हुआ है। एटलीस्ट बेसिक्स तो पढ़े ही होंगे, उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुमको ये चीज़ें अभी जो मैं बता रही हूँ ये पता ही नहीं है कि ये क्या है। लेट्स से मान लेते हैं कि इंसान की अगर फ्रेश स्टार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश स्टार्ट के साथ ही इस चैप्टर को, इसके टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। काफ़ी इजी है, ठीक है। लेकिन इस KTG को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक बातचीत का ख्याल रखना होगा, जैसे कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को आखिर निकाल क्यों रहे हो, मतलब क्या नीड क्या है आपको ये पूरा का पूरी पढ़ाई करने की। व्हाट्स द नीड, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं भैया इसको, आखिर ज़रूरत क्या है। तो देखो बात सिंपल सी, सोबर सी, बहुत ही प्यारी सी है कि आपने अभी तक जितना भी काम किया वो पूरा का पूरा आइडियल गैस इक्वेशन PV = NRT को नज़र में रखते हुए किया। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो 4 लॉ डिराइव किए, गे-लुसाक्स लॉ, बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, है ना, ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, सॉरी, ये सारे नियम आपके एक्सपेरिमेंटली डिराइव किए गए थे, ठीक है। ये सारे के सारे नियम आप लोगों के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आए थे। मतलब एक इंसान ऑब्जर्व कर रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर रखने पर प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में कैसा रिलेशनशिप है, बताइए, इनवर्स। तो हमने उन ऑब्जर्वेशंस को बस क्या है अपना उतारा था, किस चीज़ में उतारा था बताओ, आप लोगों के लॉस के नाम पर। बट अगर मैं तुमसे यही कहूँ कि इन्हीं लॉस का कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है क्या, मतलब क्या आप इन्हें मैथमेटिकली विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन आप इन्हें डिराइव कर सकते हैं क्या, तो बेसिकली हम लोग वही काम कर रहे हैं। हम लोग मैथमेटिकली इनको डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसे में अभी इन चीज़ों को डिराइव करने से पहले जो लॉज ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, उन लॉज को वापस से मैथमेटिकली डिराइव करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये, आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ अजम्पशंस करने पड़ेंगे, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग अभी जो करेंगे वो पूरा का पूरा हमारी दुनिया अजम्पशंस के अराउंड रिवॉल्व होगी। तो पहले समझते हैं कि ये अजम्पशन नामक चीज़ हम लोगों की लाइफ में क्या है, कैसे है, कहाँ से आई। तो अजम्पशंस हम लोगों ने शुरू किए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो उन अजम्पशंस को मैं मानती हूँ कि एक्यूरेट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उनमें एरर होगी, बट स्टिल वो इतने एक्यूरेट है कि हम अपनी वापस से जो लॉज हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे थे उनको हम थ्योरेटिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल के अलावा मैथमेटिकल बैकग्राउंड हम क्या कर पाए, उनको प्रोवाइड कर पाए। इट मीन्स दैट कि इन पर्टिकुलर अजम्पशंस में ज़्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, थोड़ी बहुत गड़बड़ी अगर कोई हुई तो हुई, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अजम्पशन। तो अजम्पशन में देखो हम लोग सबसे पहले तो एक बात हम लोगों को याद रखना है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि अगर मैं बात करूँ KTG की, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है आप लोगों की स्ट्रिक्टली अप्लाइज होती है, ठीक है, ओनली ऑन आइडियल गैस इक्वेशन, अप्लाइज ऑन आइडियल गैस। मतलब अगर कोई गैस आइडियल नहीं है तो इससे निकलने वाले अजम्पशंस, मतलब इससे निकलने वाले डेरिवेशंस और इससे निकलने वाले नियम कायदे आप क्या नहीं कर सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि पूरी की पूरी पढ़ाई, पूरी की पूरी लिखाई आपकी कहाँ रिवॉल्व करेगी, आप लोगों की रिवॉल्व करने वाली है किसके अराउंड, आप लोगों के किसके अराउंड, आपके आइडियल गैस के अराउंड। यानी कि अगर कोई गैस आइडियल नहीं है, अगर वो रियल है, अब डाउट आता है कि रियल तो हमने पढ़ा ही नहीं है, नो इश्यूज, हम आगे पढ़ेंगे रियल गैस, बस इसी टॉपिक के बाद आएगा हम लोगों का। तो अप्लाई स्ट्रिक्टली ऑन आइडियल गैसेस, ये हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये स्ट्रिक्टली किस पे अप्लाई होती है, आइडियल गैसेस पे अप्लाई होती है। बट द पॉइंट इज व्हाट इज आइडियल गैस, ठीक है। तो अब आइडियल गैस है क्या, तो आइडियल गैस के लिए
हम लोगों ने कुछ अजम्पशंस बनाए थे जो कि हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में भी पढ़े हैं। ये सारे के सारे आपके अजम्पशंस, ऐसा नहीं है कि मोल कंसेप्ट में आपने नहीं पढ़ा है कि आइडियल गैस क्या होती है, बट स्टिल इसको हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं भैया कि आइडियल गैस आप लोगों की आखिर किस चीज़ को हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है ना, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइडियल गैस, अगर मैं कह रही हूँ कि ये पर्टिकुलर गैस आपकी आइडियल है, तो उससे रिलेटेड कुछ अजम्पशंस होते हैं। उन अजम्पशंस को एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला अजम्पशन नंबर 1 आप लोगों के पास ये होता है कि हम मान के चलते हैं कि जो गैस है उस गैस का जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो गैस जो है जिस भी चीज़ से कंपोज हुई है, मान के चलते हैं कि उसका जो कंपोजिशन है वो टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है, एंड वी कॉल दैट टाइनी पार्टिकल्स एज अवर मॉलिक्यूल्स। और उन टाइनी पार्टिकल्स को आप क्या नाम देते हो? मॉलिक्यूल्स नाम देते हो। अच्छा, और साथ ही साथ में आप यहाँ पे एक और अजम्पशन करते हो कि आपके वो जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके आइडेंटिकल हैं। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इस डेरिवेशन को करते वक्त एक कंटेनर के अंदर कुछ ऐसी गैसेस रख दी जो आपस में आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब उनका मास सेम होना चाहिए, उनका शेप सेम होना चाहिए, उनका साइज सेम होना चाहिए, राइट। ये सारे पैरामीटर्स, यानी कि आपको ये मान के चलना है कि आपके कंटेनर में एक ऐसी गैस रखी गई है जिसका शेप, साइज और मास उसके सारे पार्टिकल्स के ऑलमोस्ट कैसे हैं, ऑलमोस्ट क्या 100% आपस में कैसे हैं, सेम है। यह हम लोगों के फिलहाल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को सॉल्व करने के लिए कुछ अजम्पशंस हम ले रहे हैं। अच्छा, अजम्पशन नंबर 2 में आते हैं। अब अजम्पशन नंबर जो 2 है वो बड़ा ही खास है। अजम्पशन नंबर 2 देखो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाता है कि जब भी हम लोग बातचीत करते हैं आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ कंसेप्ट की, यानी कि जब भी हम बातचीत करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, तो या फिर मैं ये कहूँ जब भी हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से निकलने वाले डेरिवेशंस की, तो उसमें जो हम ये अज्यूम करते हैं पार्टिकल्स, यानी कि जो हम ये अज्यूम करते हैं मॉलिक्यूल, तो मैं मान के चलती हूँ कि लेट से ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल नंबर 1 है, ठीक है, और मान लेते हैं ये मेरे पास मॉलिक्यूल नंबर 2 है। तो हम लोगों का कैसा रहता है कि हम आइडियल गैसेस में ऐसा मान के चलते हैं कि इस एक मॉलिक्यूल और इस दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि हमको पता है कि ऑलमोस्ट हर पार्टिकल्स के बीच में सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगता ही लगता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या चाहे वो वीक हो, बट हमें मान के चलते हैं कि हाँ भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा है। कई बार वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लेते हैं। बट अब जब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रही हूँ, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते वक्त बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, आपने इतना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर दिया है कि उनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये आप लोगों का नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, नेग्लिजिबल होता है। अच्छा, स्पेलिंग ठीक कर लेना नेग्लिजिबल की, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों का कैसा रहता है, नेग्लिजिबल रहता है कंप्लीटली। अच्छा, अब अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल रहेगा तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि देयरफॉर इसकी वजह से आपकी जो गैसेस हैं वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन कर रही होंगी। अगर गैसेस आप लोगों की कंटिन्यूअस रैंडम मोशन कर रही होंगी, ओके क्लियर है, रैंडम मोशन। अब क्योंकि वो आपस में अट्रैक्टेड नहीं ना, अगर अट्रैक्टेड होती तो एक जगह बैठी हुई रहती, बट वो आपस में अट्रैक्टेड नहीं है, इसका मतलब वो रैंडम मोशन कर रही है। बट जैसे ही यहाँ पे ये वर्ड आता है मोशन, अब जैसे ही तुम ये वर्ड सुनते हो मोशन, तो मोशन वर्ड सुनते बराबर तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, बोलो? वो ये कि मोशन तो यार ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है। हम किस मोशन की बात कर रहे हैं? तो जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं जब वो बेसिकली ट्रैवल करते हैं तो वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो लोग कौन सा मोशन करते हैं, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कोई पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं मैं किसी बॉल वगैरह को फेंकूं तो कैसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, नहीं, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हैं। अब हमारे दिमाग में डाउट आता है कि भैया ये स्ट्रेट लाइन पाथ को आके फॉलो क्यों करता है? तो याद करो जब तुम छोटे थे, जब तुम 9th क्लास में थे, तुमने वहाँ पे ब्राउनियन मोशन करके एक टॉपिक पढ़ा होगा,
9th स्टैंडर्ड में। तो ब्राउनियन मोशन भी तो यही था ना, टाइनी वो एक छोटा सा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन जिगजैग 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 मैनर में मूव करता है। तो बस ये ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि आप लोगों का उसी ब्राउनियन मोशन के जैसा है। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप यहाँ पे अज्यूम करके चलते हो कि आपकी जो यहाँ पे गैसेज हैं, ये गैसेज आप लोगों की बोलो कैसी हैं, नेग्लिजिबल मास की हैं। ठीक है, ये लोग कैसी हैं, नेग्लिजिबल मास की हैं। अब अगर इनका मास नेग्लिजिबल नहीं होता, लाइक अ बॉल, लाइक अ एग, लाइक अ एनी अदर पार्टिकल, अगर इनके पास मास होता तो ऐसे में हम लोग क्या कहते, हम लोग ये कहते कि ये लोग जब हमको थ्रो करते तो थ्रो करते वक्त एक सर्टेन ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते, मतलब लेट्स से पैराबोलिक, लेट्स से इलिप्टिकल या कोई भी दूसरी ट्रेजेक्ट्री को ये फॉलो करते। क्योंकि इनका मास नेग्लिजिबल है तो ये लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यानी कि सोचो अजम्पशन नंबर 2 क्या था कि एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल आपस में इतना दूर है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, या फिर मैं ये कहूँ कि उनके बीच में जो इंटरैक्शंस हैं वो इंटरैक्शंस भी आप लोगों के नेग्लिजिबल हैं। तो उसी एक अजम्पशन से इतनी सारी बातचीत निकल कर आ गई, बोलो क्या, कि ये जो पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे, कंटिन्यूअस एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, वॉल्स के साथ टकरा रहे होंगे, लेकिन जब भी ये टकराएंगे और जब भी ये बाउंस बैक होंगे, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेंगे क्योंकि इनका मास कैसा है, नेग्लिजिबल। अच्छा, सबसे बड़ा चीज कि यहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं चलती। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म न्यूटोनियन मैकेनिक्स यहाँ नहीं चलती। आपका जो न्यूटन था, न्यूटन के जितने भी लॉज थे वो सारे के सारे लॉज तब लगते हैं, ठीक है, ये न्यूटोनियन मतलब आपके ये लॉस तब लगते हैं जब आपकी जो बॉडी होती है बेसिकली उसमें वेट होता है, मतलब mg वाला जो मैं कंसेप्ट कह रही हूँ ना उसकी बात कर रही हूँ। वो mg वाला जो ग्रेविटी होती है, वो ग्रेविटी वाला कंसेप्ट कब लगता है आप लोगों का, जब वो बॉडी के पास मास होता है। अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की है तो उसमें आप क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाओगे यार, क्या लगाओगे, मतलब बताओ। तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों का जो चौथा सबसे बड़ा अजम्पशन है इस पूरी दुनिया का, ठीक है, वो ये हम मान के चलते हैं कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो इतने लाइट वेटेड है, वो इतने लाइट वेटेड है कि उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगती। चलो इस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, आई थिंक मैंने न्यूटोनियन का कुछ उल्टा बोल दिया। ठीक है, इस टॉपिक में बाद में मूव करते हैं, फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्या बात चल रही थी कि गैसेस स्ट्रेट लाइन पाथ करते हैं। अच्छा ठीक है, अब देखो जब ये स्ट्रेट लाइन पाथ कर रहे होंगे तो ड्यूरिंग देयर मोशन ये लोग क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग देयर मोशन ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ये मतलब पार्टिकल्स। अब जो कोलाइड जब ये करते हैं तो कोलिजन एक्चुअली 2 टाइप में होता है, या तो ये कोलिजन मॉलिक्यूल वर्सेस मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा होगा, या फिर ये कोलिजन मॉलिक्यूल वर्सेस आपका जो गैस का मतलब जो कंटेनर है उस कंटेनर की जो वॉल्स हैं उसके बीच में हो रहा होगा। राइट, 2 टाइप के कोलिजन एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो ये कोलिजन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा होगा, या फिर ये कोलिजन मॉलिक्यूल या वॉल्स ऑफ द कंटेनर की वजह से हो रहा होगा। चाहे किसी की वजह से भी ये कोलिजन हो, हमारा सबसे बड़ा नियम ये है कि हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पे होने वाले जो कोलिजन्स हैं आप लोगों के परफेक्टली इलास्टिक है। What do you mean by the term मैडम perfectly elastic collision? आपने फिजिक्स में ये वर्ड सुना होगा कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है एक ऐसा मोशन, ठीक है, जिसमें 2 बॉडीज आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद उन लोगों का जो मोमेंटम होता है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम नॉट एंगुलर, उनका जो ये मोमेंटम होता है ये मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व्ड। साथ ही साथ में इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी रहती है, कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व्ड। तो हम ये मान कर चलते हैं कि जब भी पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे होंगे, टकरा के अलग अलग डायरेक्शंस में स्ट्रेट लाइन मोशंस कर रहे होंगे, चाहे कोई कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो कंजर्व्ड रहेगी, भले ही डायरेक्शन भी क्यों ना चेंज हो जाए, और साथ ही साथ में आप लोगों का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम भी क्या होगा, आप लोगों का कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो अभी तक हमारी जो पूरी बातचीत चल रही है ना वो अजम्पशंस के अराउंड ही चल रही है। बराबर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो कोलिजन है वो परफेक्टली क्या है, आप लोगों का क्या है, इलास्टिक।
अच्छा, इसमें एक पॉइंट नंबर 5 ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग अभी डिराइव भी करेंगे और शायद तुमने फिजिक्स में किया भी होगा इस चीज़ को डिराइव। केमिस्ट्री में तो देखो ये डेरिवेशन जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो पूछा नहीं जाएगा बोर्ड्स में, क्योंकि वो हमारे बोर्ड्स का सिलेबस नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट महाराष्ट्र बोर्ड का तो नहीं है, बाकी बोर्ड्स का मुझे नहीं पता, लेकिन फिजिक्स में ये चीज़ आपको पूछी जाएगी क्योंकि फिजिक्स के पार्ट में ये डेरिवेशन है। अब देखो पॉइंट नंबर 5 क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग पार्टिकल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। अगर मैं बातचीत करूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, अगर मैं बातचीत करूं किसकी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी, उस गैस के मॉलिक्यूल्स की, है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एनर्जी होगी। अगर मैं सबका एवरेज भी लेट से अगर मैं निकाल लेती हूँ तो ये काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ये काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है और वो होता है आप लोगों का टेम्परेचर, वो भी कौन सा वाला, केल्विन वाला, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं तुमसे ये कहती हूँ कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर 300 केल्विन है और इसके अंदर मैंने नाइट्रोजन गैस भर कर रखी है, ये मान लेते हैं मेरे पास दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर का टेम्परेचर भी 300 केल्विन है और इसके अंदर मैंने O2 गैस भर कर रखी है, और तुमसे मैंने कहा कि लेट से इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, मान लो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी और इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 गैस विल बी सेम एज दैट ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 गैस। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि काइनेटिक एनर्जी उस पर्टिकुलर गैस की इस बात पे तो डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा, ये एक और पैरामीटर फिक्स कर देना कि दोनों में हमने इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं या फिर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, जो भी आप बोलो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंटेनर में कम गैस दूसरे कंटेनर में ज़्यादा गैस, ऐसा नहीं। अगर मैं गैस की क्वांटिटी को फिक्स कर दूं, मैं क्या कह रही हूं, मैं अगर मैं गैस की क्वांटिटी को फिक्स कर दूं, मैं ये नहीं कह रही कि गैस को फिक्स करना है, गैस तो आप कुछ भी लो चलेगा, बट गैस की क्वांटिटी को फिक्स अप कर दो। आप शक्कर भी 2 किलो लो, आप चावल भी 2 किलो लो, अब शक्कर और चावल में डिफरेंस है ना बहुत बड़ा सा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता क्या ले रहे हो, बट लो दोनों को ही 2-2 किलो, जो भी लो उनकी क्वांटिटी आप सेम रखो। तो अगर आप सेम क्वांटिटी रखते हो और टेम्परेचर अगर सेम मेंटेन रहता है तो ऐसे केसेस में उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करती कि आपने कौन सी गैस भरी हुई है, अनलेस एंड अनटिल दोनों का एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो, आप लोगों का बहुत ही क्या हो, इक्वल हो। मैं ये मानती हूँ कि कुछ पार्टिकल्स हो सकता है आप लोगों के पास आपको ये देखने को मिलेंगे कि मतलब अगर मैं एक कंटेनर की बात करूँ कि जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो जिनकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, किसी की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल। जब तक आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं आते। इस चीज़ का आगे हम डेरिवेशन भी करेंगे। चीज़ सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है कि अरे यार गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है काइनेटिक एनर्जी, कैसी बात कर रहे हो आप, है ना। इंडिपेंडेंट, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किस चीज़ के, नेचर ऑफ गैस पे। थोड़ा अजीब लगता है ना सुनने में, लेकिन इस चीज़ को हम अभी आगे जाके डेरिवेशन में प्रूव भी करेंगे कि नहीं, ये बात फैक्ट है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी, चाहे एवरेज बोलो, चाहे पर मोल बोलो, फॉर एन मोल्स बोलो या फिर पर मॉलिक्यूल्स बोलो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, वो किस पर, कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है। अगर आपने दोनों गैसेस में दोनों कंटेनर में गैसेस क्या रखे हैं आप लोगों ने, उनकी क्वांटिटी क्या रखी है, सेम रखी है, ठीक है। अच्छा, अब 6 पॉइंट या फिर मैं ये कहूँ हम लोगों का 6th अजम्पशन ये है कि ये हम बोलते हैं ना कि गैस प्रेशर लगा रही है, गैस प्रेशर लगा रही है। भैया गैस प्रेशर लगाती कैसे है, आखिर प्रेशर गैस की वजह से क्रिएट क्यों होता है। अगर किसी कंटेनर में आप गैस को बंद कर दो और आप बोल रहे हो कि इस गैस ने इस कंटेनर में इतना इतना प्रेशर लगाया, जो कि अभी तक हम करते आ रहे थे, वो प्रेशर आता कहाँ से, वो प्रेशर होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है उस प्रेशर का। तो देखो उसका बहुत ही सिंपल रीज़न है कि कोई भी गैस का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर इस वजह से होता है कि जब वो गैस आप लोगों का रैंडम कंटिन्यूअस इलास्टिक कोलिशंस कर रही थी, तो उस दौरान, ठीक है, जब वो टकरा रही थी किससे, आपस में खुद से टकरा रही थी, ठीक है। अच्छा, गैस के जो कंटेनर है उसके वॉल से टकरा रही थी,
तो उस दौरान जब वो वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकरा रही थी, तो उस वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराते वक्त जो उस कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर बेसिकली एग्जर्ट होता है ना, उसी पर्टिकुलर प्रेशर को हम लोग क्या ले लेते हैं, उस गैस का प्रेशर। तुम्हें एक बार अजीब नहीं लग रही कि मैडम इसमें तो पार्टिकल्स भी तो आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तो आपको उसके प्रेशर को भी तो अकाउंट में लेना चाहिए, प्रेशर ऑफ गैस को काउंट करते वक्त बिल्कुल लेना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आइडियल गैस इक्वेशन या के जो भी अजम्पशंस हैं वो मेरे द्वारा बनाए हुए नहीं है, ठीक है। ये गलती इन लोगों को यानी कि साइंटिस्ट कम्युनिटी को बाद में रियलाइज हुई, उन्होंने उसको आगे जाके ठीक किया, जिसको हम लोग रियल गैसेस के नाम से पढ़ते हैं। बट अभी अगर मैं स्ट्रिक्टली आइडियल गैसेस की बात करूं, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती हैं, तो मैं मानती हूं कि कोलिजन दो जगह हो रहा है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, वॉल्स के साथ भी हो रहा है और आपस में भी हो रहा है। बट सिंस क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम करके रखा है कि एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ कोई भी नाता रिश्ता नहीं होता, कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इस कोलिजन को क्या मान के चलते हैं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मानकर चलते हैं। और जिसकी वजह से प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से काउंट किया जाता है कि जब वो चीज किसके साथ कोलाइड हो रही होगी, वॉल्स के साथ कोलाइड हो रही होगी, तो उस वक्त जो प्रेशर लग रहा होगा उस पर्टिकुलर प्रेशर को ही हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का प्रेशर ऑफ द गैस कहेंगे, ठीक है। उसी चीज को हम लोग ये कहेंगे, बराबर। अच्छा, अभी ये गलत है, आई नो, तुम्हें भी पता है, बट इसी चीज को आगे जाके करेक्ट किया गया है रियल गैसेस के लिए। तो अभी अपने छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालना कि अरे हम तो गलत चीज पढ़ रहे हैं ना, वो नहीं सोचना अभी फिलहाल बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मेरा क्या चल रहा था, वॉल्यूम वाला पॉइंट बताना है, बट पहले वॉल्यूम से पहले मैं ये 8 पॉइंट बता देती हूँ। जैसे मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि जो ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी का कोई भी असर यहाँ पे नहीं पड़ता, ठीक है। ग्रेविटी का आपका कोई भी असर इन पार्टिकल्स पे आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। यानी कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि आप जैसे फिजिक्स में लगाते थे W = mg, नीचे की तरफ mg लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, इस तरीके की कोई भी चीज आपको यहाँ पे केमिस्ट्री में नहीं करनी है, बराबर। अच्छा, लेकिन ये बात है कि वो आप लोगों के ओबे करेंगे न्यूटन्स के लॉ को, जो भी आपने न्यूटन के लॉ पढ़े हुए हैं वो सारे न्यूटन के लॉ ओबे होंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो सारे लॉ ओबे होंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी का कोई भी असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अब एक 7वें अजम्पशन पे बात करते हैं हम लोग, जो कि ज़रूरी अजम्पशन है, क्योंकि ये अजम्पशन भी गलत है। आगे जाके इस अजम्पशन को भी हमें करेक्ट करना है। अब जैसे कई लोगों को शायद पता नहीं होगा, भले ही अभी तक कितनी भी गैसियस स्टेट पढ़कर आ गए हो, कि PV = nRT में जो V लिया जाता है, कहने को तो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, बट बेसिकली वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, ठीक है। बेसिकली वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी कि इमेजिन करो ये कंटेनर है और कंटेनर में ये गैस के पार्टिकल्स हैं, तो कायदे से अगर कोई तुमसे पूछे कि वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, 4/3 πr³ से एक वॉल्यूम निकालना चाहिए, और जितने मॉलिक्यूल्स उस गैस के उस पर्टिकुलर कंटेनर में मौजूद है उतने से आपको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड पता चल जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही मतलब आइडियल गैस के लिए जो अजम्पशन हमने बनाया, ऐसा अजीबोगरीब हमने अजम्पशन बनाया। वो अजम्पशन हमने ये माना कि बेसिकली जो टोटल वॉल्यूम आपके गैस के पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, वो बेसिकली किसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब हमने ये मान के चल रहे हैं कि जो पार्टिकल, एक पार्टिकल जो होगा गैस का, उस एक पार्टिकल के वॉल्यूम ऑफ गैस को हमने बेसिकली क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। हमने ये कहा कि वो एक पार्टिकल इतना छोटा है कि उसके टोटल वॉल्यूम भी अगर मैं निकालूं तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, आप लोगों का नेग्लिजिबल है, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो गैस का जो मॉलिक्यूल है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इस नेग्लेक्टेड, ठीक है, इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस। उस पूरे के टोटल के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ गैस के रिस्पेक्ट में।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो उसका खुद का भी होगा ना। मतलब अगर आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि पूरा का पूरा वॉल्यूम, ठीक है, पूरा का पूरा वॉल्यूम PV इक्वल टू NRT में आपको कंटेनर का ले लेना चाहिए, तो आप पूरा का पूरा वॉल्यूम कंटेनर का नहीं लोगे। उस कंटेनर के अंदर में जो फ्री स्पेस होती है, हमको बेसिकली उसका वॉल्यूम लेना होता है, हमें उसका वॉल्यूम लेना होता है। हम क्या बोलते हैं कि इतना छोटा है आपका एक मॉलिक्यूल कि वो क्या टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इग्नोर करो इसको। इसका मतलब हमें मान के चलते हैं कि कंटेनर पूरी तरीके से एम्प्टी है, उसके अंदर कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। मैं मानती हूं कि एक गैस का जो पार्टिकल है उसका वॉल्यूम बहुत छोटा है, बट जब बहुत सारे पार्टिकल्स अगर साथ में आ जाएं, क्लब हो जाएं, तो आप उनका जो टोटल वॉल्यूम को आपको उसको तो इग्नोर नहीं करना चाहिए था। यानी कि अगर 10 लीटर का आपका कंटेनर है तो उसमें से हो सकता है ना कि 1 लीटर गैस के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई करके रखा और आपके पास सिर्फ 9 लीटर की वैकेंट स्पेस हो। तो यानी कि एक्चुअल में आपको PV इक्वल टू NRT में वो 9 लीटर यूज करना चाहिए था, ना कि 10, ना कि 1। आप एम्प्टी स्पेस लेते हो, कंटेनर में कितनी एम्प्टी स्पेस बाकी है, और वो बेसिकली आपका वॉल्यूम होता है। बट आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन में हम बहुत ही बकवास सी चीज करते हैं। पहले तो ये मान लेते हैं कि कंटेनर के अंदर सारी की सारी जो स्पेस है वो आप लोगों की एम्प्टी है और वहां पे कोई और पार्टिकल है ही नहीं, जिसकी वजह से वो कंटेनर ऑक्यूपाइड हो, बस खत्म। ये हम लोग करते हैं। और दूसरा क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के कोलिजन की वजह से कभी भी प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा होगा, जो कि काफी गलत है। वैसे तो इस अजम्पशन नंबर 6 और अजम्पशन नंबर 7 को आगे जाके करेक्ट किया गया, ठीक है। इसका हम लोग करेक्शन पढ़ेंगे। कहाँ पे हम लोग करेक्शन पढ़ेंगे? रियल गैसेस में इसका करेक्शन पढ़ेंगे। बाकी तो सब कुछ एकदम आपका सीधा सिंपल सोबर प्यारा है। सो दीज वर द पार्ट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। अब कई लोगों को अगर स्टेटमेंट चाहिए, अब क्योंकि मैंने जो बताया वो तो मैंने समझाने के रिस्पेक्ट में बताया। अब कई प्राणी ऐसा है जिनको पोस्टुलेट्स कॉपी में लिखे हुए चाहिए, रीजन लिखे होने भी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा चला जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए। तो जो मैंने अभी बातचीत की उसी सारी बातचीत को बेसिकली ये यहाँ पे लिख कर दे दिया गया ताकि टाइम बचे इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट्स मेरे लिखने पर, ठीक है। अच्छा, एक बातचीत है जो मुझे अभी अभी इसको देखकर याद आ रहा है कि जो मैंने एक्चुअली नहीं बताया है, वो ये वाला पॉइंट नहीं बताया है, ठीक है। इसको मैं बता देती हूँ। देखो, एक कंटेनर में कितने पार्टिकल्स होंगे मुझको नहीं पता। एक कंटेनर में बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। हर पार्टिकल एक पर्टिकुलर स्पेस में मूव कर रहा है, मतलब स्पेस में मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कि सारे पार्टिकल्स परेड लगी हुई है और एक्स एक्सेस में जा रहे हैं, या परेड लगी हुई है वाई एक्सेस में जा रहे हैं, या परेड लगी हुई है जेड एक्सेस में आ रहे हैं। आप एक पार्टिकल जो आपका है, ठीक है, आपका जो एक पार्टिकल है, उस एक पार्टिकल को सबसे पहले तो कहाँ मूव करना है, उस एक पार्टिकल को मूव करना है, या फिर वो मूव कर रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है, वो स्पेस में मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है? वो स्पेस में मूव कर रहा है। अब अगर वो स्पेस में मूव कर रहा है, इसका मतलब वो अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है, वो अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है, और वो अलोंग जेड एक्सिस भी मूव कर रहा है। अब कई लोगों का डाउट होगा कि एक ही पार्टिकल तीनों एक्सिस में साइमल्टेनियसली कैसे मूव कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि तीनों एक्सिस में साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है, बट तीनों एक्सिस में वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ क्या कर सकता है? मूवमेंट अपनी कर सकता है। ये पहला पॉइंट। अब एक पार्टिकल अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है एक सर्टेन स्पीड के साथ, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा पार्टिकल भी उसी सर्टेन स्पीड के साथ उसी सेम डायरेक्शन में जा रहा हो। सेम डायरेक्शन में जाने वाले पार्टिकल्स की स्पीड कैसी हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। यानी कि हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि अगर आपने पार्टिकल्स की क्या कर दी, डिफरेंट पार्टिकल्स अगर आप ले रहे हो तो उन डिफरेंट पार्टिकल्स की स्पीड कैसी होगी? डिफरेंट होगी, ठीक है, डिफरेंट स्पीड होगी। अब उतना भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होता है, बट फिर भी डिफरेंट हम कहते हैं। अब क्यों मैं कह रही हूँ ऑलमोस्ट सेम होता है? क्योंकि मास सेम है ना दोनों का, शेप सेम है, साइज सेम, आइडेंटिकल है। और डिफरेंट मैं क्यों कह रही हूँ? अगर एक पार्टिकल लेट से बहुत जोर से हिट हुआ है तो उसका वो रिकॉइल होगा, जब वो वापस फेंकाएगा
तब उसके फीकने जाने के बाद की जो उसकी न्यू स्पीड होगी वो अलग होगी, है ना, ज़्यादा होगी। और एक पार्टिकल के बीच में बहुत हल्का सा टकराव हुआ, तो हल्के से टकराने से उसकी जो नई स्पीड होगी वो भी क्या होगी, बोलो, कम होगी। सो देयरफॉर वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन द टॉपिक कि कितनी स्पीड होगी, बट जितनी भी होगी अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग होगी। हाँ, कोइंसिडेंस हो सकता है कि सारी पार्टिकल्स की सेम हो जाए, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन, आई सेड थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको क्या दिखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बस याद रखना इस पूरी बातचीत में आइडियल गैसेस को लिया गया है। आइडियल गैसेस बेसिकली वो गैसेस होती हैं जिन गैसेस में आप लोगों के जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम होता है, एक एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। हम ये सोचते हैं कि कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो, हम ये मान के चलते हैं कि पूरा कंटेनर खाली है। एक्चुअल में हमें खाली कंटेनर का वॉल्यूम लेना चाहिए था कि कितनी स्पेस उस कंटेनर में खाली बच गई गैस के पार्टिकल्स के आने के बाद, बट ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब जब तुम आगे जाके अभी 1 या 2 दिन बाद जब रियल गैसेस पढ़ोगे, तो रियल गैसेस में तुम क्या करोगे, कंटेनर के वॉल्यूम में से आप जब PV = nRT लगाओगे रियल गैसेस के लिए, तो वहां पे जो V पुट करोगे वो कंटेनर के V में से थोड़ा सा V माइनस करके पुट करोगे। समझ रहे हो, माइनस करके क्यों पुट करोगे, क्योंकि एक्चुअली में गैस भी वॉल्यूम के क्या कह रहे हैं, हाँ, गैस भी वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट करते हैं। जब आप PV = nRT लगाओगे रियल गैसेस के लिए, तो वहां पे आप जो P पुट करोगे, ठीक है, वो P आप सिर्फ P पुट नहीं करोगे, क्योंकि हम जो अभी फिलहाल आइडियल गैस के लिए P लेते हैं वो कौन सा वाला P लेते हैं कि अगर सिर्फ कोलिजन कंटेनर की वॉल और पार्टिकल के बीच में हो रहा है, लेकिन रियलिटी में पार्टिकल्स के बीच में भी कोलिजन होता है, तो उसको भी हम लेंगे, उसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको भी हम अकाउंट में लेंगे। तो जब आप रियल गैसेस के लिए PV = nRT लगाओगे, सिर्फ P विल नॉट सिंपली बी P, इट विल बी P + dP, मतलब कुछ एक्स्ट्रा P, एंड वॉल्यूम विल नॉट बी सिंपली V, इट विल बी V - dV, क्योंकि कुछ वॉल्यूम को हम लोग वहां पे क्या करेंगे, कम करेंगे। अभी जो इसके बाद, अभी तो मैंने देखो फिलहाल तुम लोगों को पूरा का पूरा अजम्पशंस बताए, या फिर मैं कह सकती हूँ पोस्टुलेट्स बताए। अभी जस्ट इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग काइनेटिक, ये जो अजम्पशंस हमने लिए हैं, इन अजम्पशन से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, उसका जो डेरिवेशन है उसकी तरफ अपनी ज़रा आंखें घुमा लो, पहले देख लो कि वो डेरिवेशन क्या है। हम ये डिराइव करेंगे कि PV = होता है 1/3 m, ठीक है, n, और यहाँ पे होता है आपका URMS और ये स्क्वायर। अभी तुम्हें लगेगा कि मैडम ये URMS क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा लगेगा। अच्छा, एक काम करती हूँ, रुको, URMS हटा देती हूँ, यहाँ से लिख देती हूँ, 1 मिनट, क्या लिखो इसको, एक होता है MP और एक होता है रूट मीन्स का एवरेज, ठीक है, स्क्वायर एवरेज। इसको बस एक काम करो, अभी फिलहाल U⁻² लिख लो, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ। अभी मैं बता देती हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में कि ये आखिर बेसिकली है क्या, या आप लोगों का जो स्पीड होती है ना, स्पीड के हम एवरेज लेते हैं, उनके स्क्वायर का जो एवरेज लेते हैं, ये वो है, बट वो नेक्स्ट वाले काम में के लिए रखते हैं इसको। ठीक है, ये हमको डिराइव करना है। इस चीज़ के बाद हमको ये डिराइव करना है कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ठीक है, चाहे कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी पर मोल होती है, ठीक है, वो पर मोल कितनी होती है वो हमको डिराइव करना है। ठीक है, कि इतनी होती है भैया काइनेटिक एनर्जी पर मोल। या फिर हमको ये डिराइव करना है कि काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से मैं पर मॉलिक्यूल अगर कैलकुलेट करती हूँ, तो पर मॉलिक्यूल मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल कर आएगी, मुझे ये डिराइव करना है। और जब हमने ऊपर बातचीत की थी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। उसको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वहाँ पे जो गैस है, वो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, मतलब O2 के हैं कि हीलियम के, ये इस बात का प्रूफ है। क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग ये प्रूव करेंगे कि जो गैस की पर मोल वाली, लेट से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। किस चीज़ के इंडिपेंडेंट होती है, आप लोगों के, किस चीज़ के, आप लोगों के गैस के नेचर पर। यानी कि गैस हीलियम है कि आर्गन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस वाली चीज़ को फ़िलहाल के लिए यहाँ रोकते हैं और आगे नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग कंटिन्यू, नेक्स्ट मतलब जस्ट इसी के बाद की एक और क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस डेरिवेशन के साथ, ठीक है।